जनाब, आपकी जाति क्या है? पिछले हफ्ते संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, सड़क से लेकर चाय की दुकानों में लोगों की जुबान तक जाति एक बड़ा राजनीतिक शब्द रहा है। कारण विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की सरकार को यह आग्रह किया है कि देश में अब जातिगत जनगणना कराई जाए और सरकार इधर उधर की बातें कर रही है, स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में मोदी सरकार ही मौन है। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी तो 2011 की जनगणना से ठीक पहले बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उस वक्त कांग्रेस भी मौन थी। जातिगत जनगणना का ये पंगा क्या है और क्या देश में कभी जातिगत जनगणना हुई भी है? देश में जातियों का ये गुच्छा क्या है? आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। इतिहास की कहानियों से लेकर वर्तमान और भविष्य के बीच की इस जातिगत कश्मकश की बात करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, सच बात यह है कि आजाद भारत में कभी भी किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत कराई भी तो उसका डेटा कभी पब्लिक नहीं किया गया। 2011 में SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसन डेटा हुआ था, लेकिन 2016 में जब इसका डेटा रिलीज किया गया तो उसमें जाति वाला कॉलम छुपा लिया गया, उसे पब्लिक नहीं किया गया। सामान्यतः जब भी जनगणना होती है तो उसमें यही पूछा जाता है कि आप दलित हो या गैर दलित, आदिवासी हो या गैर आदिवासी। इसके आगे कुछ नहीं रिलीज किया जाता है डेटा, ये हकीकत है। 1931 में आखिरी बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी और 1941 में जब जातिगत जनगणना कराई तो उसके डेटा को रिलीज नहीं किया गया। आजाद भारत में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, ये हकीकत है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की। अब ये जातिगत जनगणना का मुद्दा अटकता कहाँ है, आज इसकी बात करते हैं। पहले के जमाने में जब वैदिक संस्कृति थी तब देश में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन धीरे धीरे उनमें से जातियां पनपी और बहुत सारी जातियों का एक समूह बन गया। आज वर्तमान में अगर हम लोकतांत्रिक भारत की बात करें और उसकी राजनीति की बात करें तो 4 जातियों के समूह हैं। देश में वैसे बहुत सारी जातियां हैं, हजारों जातियां हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से 4 जातीय समूह हैं। एक सामान्य वर्ग, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति जिसे हम आदिवासी समाज, वनवासी समाज भी कहते हैं, और उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये जो सारा कश्मकश है ये अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास के डेटा को लेकर ही है। संविधान बनने के साथ ही SC और ST इनको 22.5% आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत में ही कर दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा। लेकिन उसके बाद में एक मांग शुरू हुई देश की कई जातियों से कि जो हाशिए पे थी, जो पिछड़ी हुई थी, लेकिन उनको उस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनको स्पेशल स्टेटस देने की मांग की गई। ऐसा नहीं है कि उनको लेकर सरकार हमेशा ही उदासीन रही है, शुरू से उसकी तरफ सरकार का ध्यान रहा है और आजादी के बाद से ही रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये देश में प्रमुखतः 2 बार बड़े आयोग बने। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग बनाया, जिसने 1955 में अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने करीब 2399 जातियों को शामिल किया और बताया कि ये हाशिए पर उन्हें स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी जो सिफारिशें थी उनको थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल माना और अव्यवहारिक मानते हुए उन्होंने ये कह दिया 1961 में संसद में कि हम राज्यों के ऊपर ये सब छोड़ते हैं कि अगर राज्य अपने यहाँ पर चाहे तो इनको लागू करे, ना करना चाहे तो ना करे। ऐसे करके उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद में दूसरा एक बहुत बड़ा आयोग बना जिसको एक्चुअली अन्य पिछड़ा वर्ग का सबसे प्रचलित और सबसे फेमस आयोग है BP मंडल आयोग।
बिल्कुल दोस्तों, हम मंडल आयोग के बारे में सब जानते हैं, सब सुनते हैं। मंडल आयोग ने इस देश की राजनीति को पलट के रख दिया था और इस देश को जातियों में जातिगत राजनीति की शुरुआत सबसे ज्यादा मंडल ने कमीशन ने ही की थी। मंडल कमीशन मोरारजी की गवर्नमेंट में बनी थी। 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक सांसद थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने करीब 1980 में अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी थी ज्ञानी जेल सिंह जी, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, उनको। उन्होंने ये कहा था कि देश में करीब 3743 जातियां हैं। उन्होंने उस ग्रुप को बढ़ाया, अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रुप को। 3743 जातियां हैं जिनको करीब 27% आरक्षण देना चाहिए। इंदिरा गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार, इन सब ने इस पे मौन रखा। लेकिन वीपी सिंह सरकार जब आई तब उन्होंने 7 अगस्त 1990 को, जी हाँ दोस्तों 7 अगस्त आने वाला ही है, 7 अगस्त मंडल कमीशन की कुछ लोग बरसी मनाते हैं, कुछ लोग उसका उत्साह मनाते हैं, सबकी अपनी अपनी इसको लेकर एक सोच है। तो उन्होंने इस सिफारिश को लागू कर दिया। देश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलने लग गया। और उसके बाद क्या कुछ घटित हुआ ये लगभग सब जने जानते हैं। मंडल आयोग के बाद इस देश में 2 छात्र आंदोलन एक साथ सड़क पर उतर आए, एक मंडल के समर्थन में और दूसरे मंडल के विरोध में। और दोनों ही प्रदर्शन, छात्र आंदोलन एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इस देश में वो कुछ घटा जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। इस देश के बच्चे अपने आप को आग लगा रहे थे और आत्मदाह कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, नारे लग रहे थे, पुलिस डंडे बरसा रही थी। बहुत कुछ घटित हुआ। मंडल आयोग की जो तस्वीरें हैं वो देख के अच्छे भले इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे अगला वीडियो हम मंडल आयोग के ऊपर ही लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि मंडल आयोग के स्टेप बाय स्टेप इस आयोग की सिफारिशें और लागू होने के बाद क्या क्या घटनाक्रम घटा। 1978 से लेकर 2004 तक मंडल आयोग के लेकर देश में जो कुछ भी घटा उसका पूरा घटनाक्रम हम इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए। खैर, हम एक बात आपको बता दें, 2018 में उस वक्त के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बात मानी थी कि हम अगली जनगणना में देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन आज सरकार इस पे मौन है। इवन 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, 2016 में मोदी सरकार ने उसका कास्ट वाला कॉलम हटा के सारा डेटा रिलीज किया था। ओबीसी को लेकर ये पंगा क्यों है? जब मंडल आयोग बना था तो मंडल आयोग ने यह बताया था कि ओबीसी की जनसंख्या देश में 52% है, लेकिन उसने आधार माना था 1931 की जातिगत जनगणना को और रिपोर्ट उसने दी थी 1980 में, यानी 50 साल बाद में। तो 50 साल बाद उसने कहा भाई देश में करीब 52% ओबीसी है तो 27% आरक्षण हम उसको दे सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 2004 में एक सर्वे हुआ, उसमें जनगणना नहीं हुई, एक सर्वे किया गया, उसमें एक अनुमान लगाया गया कि ओबीसी की जनसंख्या करीब 41% है। फिर एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि जो ओबीसी की जनसंख्या 40% है। अब इस देश की जातिगत राजनीति का एक बहुत बड़ा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। 2000 अगर हम 11 की बात की जाए, 2011 के अगर हम सेंसस की बात करें तो उसके अंदर करीब करीब ये माना गया कि 44% ओबीसी है। ये अनुमान है, ये कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी विशिष्ट सूत्रों से नहीं दी गई है। ये अनुमान लगाया गया कि 44% ओबीसी है और 22.5% जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति है और उसके अलावा कुछ अन्य जनरल कास्ट है जो 22-22.5% है। तो अब इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ओबीसी आज की डेट में बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने अपने तरफ से कोई इसके अंदर काम नहीं किया।
केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इन सब ने अपने अपने राज्यों में कुछ सर्वे करवाए और उस सर्वे में बताया कि हमारे यहाँ पर इतने इतने ओबीसी है। सबसे भयंकर जो सर्वे आया वो बिहार से आया और बिहार के सर्वे की रिपोर्ट आई कि अनुमानित तौर पर 65% ओबीसी है बिहार में। यानी बिहार के अंदर एक बहुत बड़े गेम चेंजर, ओबीसी जिसके साथ उसकी क्लियर गवर्नमेंट, 65% जनसंख्या अगर ओबीसी होना यानी वो ओबीसी स्टेट ही हो गया एक तरह से, अगर ये बात मानी जाए तो, कि सारे लगभग 65% ओबीसी है उसमें। तो ये जो आंकड़ा है वो सारी सरकारों को डरा चुका है कि आज की डेट में अगर राइट रिपोर्ट निकाली जाए तो अगर 52% से वो 40% ओबीसी आ गया तो ऑब्वियसली सारी डिमांड करेंगे कि भाई इनका 27% से आरक्षण कम करो, और आरक्षण कम करो तो वोट बैंक निकल जाएगा। और अगर वो 52% से 60% पहुंच गया तो उनको एक्स्ट्रा आरक्षण कहां से देंगे। दूसरा, नरसिम्हा राव की सरकार के समय से जनरल कास्ट के अंदर आर्थिक आरक्षण देने की बात चल रही है, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने भी इसको माना है और एक कानून बनाया था 10% का कि आर्थिक आधार पर जनरल कास्ट को भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उसको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, वो कैसे करेंगे। तो इन सब की कश्मकश को लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी भी सरकार के पास कोई फुल प्रूफ प्लान है ही नहीं वास्तव में। इसलिए हर सरकार इस जातिगत जनगणना और जातिगत डेटा को रिलीज करने से घबराती है। दूसरा, अगर जातिगत जनगणना का डेटा रिलीज भी कर दिया जाए तो उसका क्रेडिट कौन लेगा। ओबीसी आज की डेट में बहुत बड़ा वोट बैंक है और गेम चेंजर वोट बैंक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर उस वोट बैंक पे है। आज अगर राहुल गांधी की ऐलान पर सरकार जातिगत जनगणना कराती है तो क्या राहुल गांधी उसका क्रेडिट लेंगे या मोदी ऐसा कुछ काम करेंगे कि उसका क्रेडिट वो लेके अगला चुनाव जीते। तो ये सारा खेल इसको लेकर है। और दूसरा, मंडल आयोग में जब इस तरह का हेर फेर हुआ था और इस तरह का घटनाक्रम हुआ तो उसकी तस्वीरें भी सारी सरकारों को याद होगी कि देश में क्या कुछ घटित हुआ। इसलिए सारी सरकारें इसको लेकर बहुत कश्मकश में रहती है कि इस जातिगत जनगणना को, डेटा को रिलीज करें या ना करें, कराएं या ना कराएं, इसको लेकर कंफ्यूजन में ही रहती है और कंफ्यूजन में ही रहेगी। ये बात पक्की है कि मोदी गवर्नमेंट के बाद में अगर दूसरी गवर्नमेंट आई, अगर खुदा न खास्ता बीजेपी के बाद विपक्ष की इंडिया गवर्नमेंट भी अगर आ जाए तो भी वो इस जातिगत जनगणना को लेकर मौन रहेगी और बीजेपी विपक्ष में बैठ के जातिगत जनगणना की राग अलापेगा। ये हकीकत है। दोस्तों, आज देश को आजाद हुए करीब 78 साल होने वाले हैं। हमको अब इसके आगे सोचने की जरूरत है। लॉजिशियन आंसू की टीम की तरफ से एक ही सजेशन है देश की सरकार को, देश की राजनीति को, कि अब धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस देश को उस दिशा में लेकर जाए जहां आरक्षण की जरूरत ना हो या सभी को आरक्षण हो, यानी कि सभी को रोजगार की गारंटी दी जाए और सभी के लिए एक उच्चतम फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका मौलिक अधिकार सभी लोगों को दे दिया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए तो संभवतः ये जो बात है, ये जो जाति को लेकर एक छिछली पॉलिटिक्स है, उसका अंत होगा। लॉजिशियन आंसू का ये सजेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि एक नई मुहिम हम शुरू कर सके, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल एंड फ्री क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। आगे अगले वीडियो में मंडल कमीशन की दर्दनाक कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।